फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बाल विकास। ठीक है, उसका हमने जो है मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है, जो प्रश्न पत्र जो है 2022 में आ सकता है। ठीक है, अगर आपका पेपर कुछ यूनिवर्सिटीज़ का स्टार्ट हो चुका है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी बाकी है होना, ठीक है, और कुछ लोगों का हो भी चुका है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ हो गया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ होने वाला है तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से ये मान के चलिए कि इसमें से आपके 85% नंबर एकदम फिक्स हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखना है। आपको एक काम करना है कि एक कलम और एक कॉपी लेकर आपको बैठ जाना है, साथ साथ में जो आपको प्रश्न महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि हमारे हिसाब से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, अब आपको भी अपने हिसाब से जो महत्वपूर्ण लगे, जो आपको हो सकता है नहीं आता है, जिनको लिखना चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप एक साथ नोट करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है लिखने की प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आप जो है उनको अच्छे से तैयार भी कर पाएँगे। ठीक है? तो जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसको 3 खंड में बाँट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है कि खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है? तो जब आपको खंड आ हो मिलता है तो खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और उनमें से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। नोट करके आपको इंस्ट्रक्शन दिया होता है, उसमें लिखा रहता है कि आपको प्रत्येक प्रश्न करने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। मतलब आपका सबका उत्तर जो है कम से कम 50 शब्द में आपके होने चाहिए, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है, विकास को परिभाषित कीजिए। अगर वीडियो हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगे या लगे कि ऐसा ज़्यादा तेज़ इसको सॉल्व करवा रहे हैं, तो बीच बीच में आप रोक के उनको लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि तेज़ी से इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि पूरे पेपर को कम समय में सॉल्व करना है, और उतने स्पीड में अगर नहीं करवाएँगे तो पेपर पूरा आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपको जो जवाब देना होगा कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहले तो एक वैज्ञानिक का आपको नाम, कम से कम मिनिमम एक वैज्ञानिक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 भी आप लिख सकते हैं। तो पहले आपके एक वैज्ञानिक का नाम लिख देना होगा। तो पहले आप लिख दीजिए, हरलॉक ने विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, फिर डैश लगा के लिखना है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। क्या है? गुणात्मक, जो मनुष्य के अंदर गुण पाए जाते हैं और उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है कि परिवर्तन दिशात्मक होते हैं। प्रगतिपूर्ण का मतलब क्या होता है? कि परिवर्तन दिशात्मक होते हैं तथा यह पृष्ठोन्मुख की उपेक्षा, क्या? पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोन्मुख होते हैं। ठीक है, एक नवजात शिशु बैठना, उठना और चलना आदि नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह ये सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है कि अतः कहा जा सकता है कि बालक में इन क्रियाओं के में प्रगतिपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, वही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न है, विकास को परिभाषित कीजिए, ये वाला आपका यहीं पे पूरा हुआ, क्योंकि आपको 50 ही शब्द में क्या करना था? इसको बताना था। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने दे दिया जाता है अतुल्य का, और उसमें आपसे पूछ लिया गया है मेरे प्यारे दोस्त की वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब ये हुआ कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है, या इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों का प्रयास करते हैं बताने का। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले आपके डाल देना है, पीटरसन महोदय के अनुसार आपको ये हेडिंग डालनी है। फिर लिखना है, व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों के से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम कहलाता है। मान लीजिए किसी के माता पिता जो हैं रुक रुक के बोलते थे, जिसको हकलाना कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, किसी को भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना नहीं है। हो सकता है कोई हो, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, इससे कोई वो लेना देना, मेरा व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या, जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता हैं जो रुक के बात करते थे, हकला के बात करते थे। अब उनका बेटा जो पैदा हुआ वो भी हकला के या रुक के बात करने लगा। ठीक है, तो अब जो गुण उसके माता पिता के बेटे के अंदर आ गए, यही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, आपके दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं, कौन? वुडवर्थ महोदय के अनुसार, जो वुडवर्थ और किसके, मार्किक मारिकस,
क्या मार्क्वेस महोदय के अनुसार आपको लिखना है। इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं। जब बालक का किसी आदमी का जो है जहाँ से जीवन उसका आरंभ होता है वहीं से उसके अंदर पाए जाने लगते हैं। जन्म जन्म के समय नहीं वर्ण गर्भाधान के समय अर्थात जन्म के से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। मतलब कह रहे हैं जब वो गर्भाधान मतलब पेट में माँ के आता है वहीं से उसके गुण वो सारे देखने को हमें मिल जाते हैं। देखने को क्या मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि वहीं से ये गुण सारे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको तीसरे नंबर के लिखने हैं। कौन से? डिंकमेयर महोदय के अनुसार। किसके? डिंकमेयर महोदय के अनुसार आपको हेडिंग डालनी है और इसमें लिखना है वंशानुगत कारक में वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। इन वंशानुगत तत्वों को प्राणी की संरचना और क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति और ऋण समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास के लिए जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका वंशानुक्रम वाला जो प्रश्न है ये भी आपका यहीं पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त होता है। ठीक है, अब अतुल्य का तीसरा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि किशोरा अवस्था। ठीक है, जितना ही लिख के आपको दे देगा इसका मतलब ये हुआ कि किशोरा अवस्था पे आपको संक्षिप्त में क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब कुछ इस प्रकार से आपको देना होगा कि मानव विकास में इस अवस्था का सबसे अधिक महत्व है। इसी में मनुष्य आगे चलकर क्या बनेगा निर्भर करता है। यह अवस्था 13 से 21 वर्ष की होती है। इसी काल में जो विशिष्ट परिवर्तन होते हैं उन्हें ध्यान में रखकर इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था तथा उत्तर किशोरावस्था। वयः संधि के बाद 16 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना है इस अवस्था में 2 प्रकार के विकास स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहली कामुकता का विकास बालक के अंदर ज़्यादा बालक बालिकाओं दोनों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा सामाजिकता का विकास भी उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है इन दिनों विकास में कामुकता का विकास प्रभावी होता है। जो कामुकता वाला विकास होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और कामुकता के आगे किशोर सामाजिक नैतिकता भूल जाता है। तो जो कामुकता होता है उसके हावी होने के कारण जो उसकी सामाजिक नैतिकताएं हैं उसके ऊपर वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है और उन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, भूल जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न अतुल्य का पूछ रहा है कि शारीरिक विकास के क्या नियम हैं आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, शारीरिक विकास के क्या नियम हैं आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसके कुछ नियम इस प्रकार से आपको बताना है कि शरीर के अंगों का विकास अलग अलग होता है। ठीक है, सभी शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं सबका विकास अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पहुंचकर शरीर के भिन्न भिन्न अंग क्रियाशील होते हैं। जैसी जैसी अवस्थाएं उसकी बढ़ती हैं उसी हिसाब से उसके जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। शरीर के कुछ अंग का विकास कई गुना अधिक होता है जबकि दूसरे अंगों का विकास उतना अधिक होना संभव नहीं है। मतलब कुछ शरीर के ऐसे अंग होते हैं जिनका विकास कई गुना तेज होता है, जैसे हाथ पांव ये सब ले लीजिए। ठीक है, और कुछ होते हैं जिनका विकास उतना अधिक नहीं हो पाता है। हड्डी फेफड़ा मांसपेशियां ज्ञानेंद्रियां का विकास 20 गुना अधिक हो सकता है, जबकि आंख मस्तिष्क और नाक का विकास उतना अधिक नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है नेत्र का विकास जन्म के बाद 5 वर्ष तक, मस्तिष्क का जन्म के 10 वर्ष तक और हृदय का लगभग 20 वर्ष तक विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको शारीरिक विकास के बारे में बता देना रहेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, सहपाठी हैं, सहपाठी लोगों के साथ शेयर करोगे वो भी देखेंगे, उससे वो भी लाभान्वित होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सर कैसा पढ़ा रहे हो, तेज पढ़ा रहे हो, धीम पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो, दूसरा पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, तीसरा पेपर आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थोड़ा बहुत जब आप लोग क्रियान्वित रहते हैं तो हमको भी ऊर्जा मिलती है और हम भी उसको अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है कि RH फैक्टर क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो RH फैक्टर के बारे में आपको इस प्रकार से बताना है कि कभी कभी यह देखने में आता है कि माता का रक्त समूह दूसरे रक्त समूह का
एवं पिता का रक्त समूह दूसरे रक्त समूह का होता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों का सामान्य ढंग से विकास नहीं हो पाता है एवं यदि विकास भी होता भी है तो बच्चे जन्म से तत्काल बाद मर जाते हैं। ठीक है, आजकल इस प्रकार की दशाओं में बच्चों की आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति सुलभ हो गई है। विपरीत रक्त समूह की दशा में बालक के जन्म से पहले ही माँ को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ बच्चे के जन्म के तत्काल बाद एक तरफ से रक्त निकाला जाता है, दूसरी ओर से दूसरा रक्त, जिससे बच्चा जीवित रह सके, चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार माता पिता का रक्त निकाल बच्चे को बचाया जाता है। इस प्रकार माँ को इस दशा में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और खर्चा भी पड़ता है। ठीक है, खर्च भी पड़ता है। तो इस प्रकार से आप जो है RH फैक्टर के बारे में भी बता सकते हैं। ये आपके 5 प्रश्न जो हैं कंप्लीट हुए अतुल गुत्रे के। अब छठा नंबर प्रश्न आपसे देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि क्रियात्मक विकास के विभिन्न क्रियात्मक योग्यताओं के विकास तथा कौशलों के विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक शब्द को परिभाषित करते हुए जेम्स डर्बर ने लिखा है कि इसका संबंध उन संरचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं अथवा जिसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। ठीक है, ये किसने लिखा है, जेम्स डर्बर महोदय ने लिखा है। फिर आगे आपको लिखना है क्रियात्मक का विकास के संबंध में हर्लॉक ने लिखा है कि शरीर के विभिन्न मांसपेशियों पर नियंत्रण का विकास ही क्रियात्मक विकास है। ठीक है, या किसने लिखा है, हर्लॉक महोदय ने लिखा है। फिर आपके क्रो महोदय ने क्रियात्मक योग्यताओं को परिभाषित करते हुए लिखा है कि क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों की संयोग के द्वारा संभव है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्रियात्मक विकास वाला भी प्रश्न आपका यहीं पे पूरा हो जाता है। मतलब 6 नंबर प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछ लेगा कि सामाजिक विकास को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, या सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास लिख के छोड़ देगा तो आपको उसके आगे से समझ के खुद लिखना रहता है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि स्वस्थ, सुंदर और मानसिक गुणों के से युक्त बालक के लिए आवश्यक है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक मूल्य और गुण विद्यमान हो। ठीक है, आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं, एक चाइल्ड महोदय आ जाते हैं। चाइल्ड महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं हर्लॉक महोदय। उन्होंने बताया है कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। ठीक है, ये किसने बताया है, हर्लॉक महोदय ने बताया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सामाजिक विकास वाला भी प्रश्न पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आपके 7 प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कुछ आपसे इस प्रकार से पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सृजनात्मकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सृजनात्मकता की अभी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ठीक है, जो निश्चित की गई हो या सर्वमान्य हो, सभी लोग मानते हो। इस दिशा में मनोवैज्ञानिकों में थोड़ा मतभेद है, इनमें थोड़ा बहुत मतभेद पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि सृजनात्मकता की लोकप्रियता परिभाषाओं से इस बात पर बल दिया जाता है कि सृजनात्मकता में कुछ नई और विभिन्न चीज का निर्माण होता है। अतः व्यक्ति में उत्पादन या उसकी रचना से सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है, परंतु हमेशा यह आवश्यक नहीं होता कि सृजनात्मकता में उत्पादन ही होता है। ठीक है, आइजनेक और कि उनके साथियों का विचार है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इस उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर साधारण विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्वान का यह भी विचार है कि सृजनात्मकता की उपस्थिति में व्यक्ति वातावरण में नया काम भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ये आपके 8 प्रश्न जो है यहाँ पे अतुल के कंप्लीट हुए। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि बालक के नैतिक व्यवहार से आपका क्या आशय है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, बालक का जो नैतिक व्यवहार होता है उससे आपका क्या आशय है, आपको यहाँ पे बताना है। तो नैतिक व्यवहार को परिभाषित करते हुए हर्लॉक महोदय ने लिखा है कि सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप व्यवहार ही, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है। फिर मोरल शब्द मोर्स
क्या मोरल शब्द मोर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथाएं, लोक रीतियां या शिष्टाचार। ठीक है, बालक में यह देखा गया है कि कोई भी बालक अपने समाज के सभी नैतिक गुणों को नहीं जानता। ठीक है, आगे जब वह किशोर हो जाता है और इस अवस्था में वह समाज के नैतिक कृत्यों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है, यह उसे समाज की प्रथाएं ज्ञात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 9वें नंबर प्रश्न का भी जवाब दे देना है। ठीक है, आज का कह रहे हैं सॉरी अतलगुत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न है आपका, और ये इसमें पूछा गया है कि पूर्व बाल्याकाल में शारीरिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो पूर्व बाल्याकाल होता है उसमें जो शारीरिक विकास होता है उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो उसके बारे में आप कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि पहला नंबर डाल देना रहेगा। ठीक है, विकास का पहला विशेषता बताना रहेगा कि शारीरिक अंगों के अनुपात में विशेष परिवर्तन होता है। या परिवर्तन की आयु तथा शरीर वृद्धि के अनुपात में होता है। ठीक है, जो परिवर्तन की आयु होती है और जो शरीर की वृद्धि होती है, इन दोनों में क्या होता है, अनुपात होता है। दूसरा नंबर आपको लिखना है 6 वर्ष की आयु में धड़ जन्म के समय 3 गुना हो जाता है। क्या होता है कि जब बालक 6 वर्ष की आयु में होता है तो जितना उसका धड़ था उसका 3 गुना उसके 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। पैरों के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा नंबर बाल्यावस्था में हड्डियां सख्त हो जाती हैं। चौथा नंबर दूध के दांत गिरने लगते हैं, नए तथा पक्के दांत आने लगते हैं। पांचवा नंबर मुंह की आकृति नाक छोटी होती है, ढोढ़ी विकसित होने लगती है, जबड़ा भी विकसित हो जाता है। ठीक है, ये क्या हुए, पूर्व बाल्याकाल में शारीरिक विकास की संक्षिप्त टिप्पणी आपने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अब जब आपके ये लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वहीं से आपके खंड बा स्टार्ट होता है, और खंड बा का मतलब होता है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसको आपको करना रहता है। इसमें भी नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्न ही करने रहते हैं। ठीक है, जैसे 2 नंबर प्रश्न देखिए, तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर बताइए, ये एक प्रश्न हुआ। फिर अथवा करके दूसरा दे दिया गया है कि डिंब अवस्था पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप मर्जी कहे तो ये वाला कीजिए, मर्जी कहे तो ये वाला कीजिए, दोनों में से एक आपको करना है, दोनों नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का पहला प्रश्न, जो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दूसरा का पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर बताइए। ठीक है, इसमें आपको अंतर बताना है और इसका जवाब आपको करीब करीब जो है लगभग 200 शब्दों में देना है। तो चलिए इसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन बाल व्यवहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित थे। अधिकांश अध्ययन संवेग, रुचि, खेल, भाषा, बालकों की विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशुओं की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं आदि। ठीक है, उसके बाद इन क्षेत्रों से संबंधित अधिकांश अध्ययन नवजात शिशुओं या स्कूल के छोटे छोटे बच्चों तक सीमित थे। इस प्रकार के अध्ययन जिस शाखा द्वारा किए जाते थे उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। धीरे धीरे बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। फलस्वरूप इस दिशा में मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन होने लगे। इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों के अनुभव किया कि केवल भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालक व्यवहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अध्ययन करना ही पर्याप्त और उपयुक्त नहीं है। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार के अध्ययनों से पता नहीं चलता है कि बालक की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसकी व्यवहार विशेषताओं से क्या और किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के अभाव की पूर्ति हेतु बाल मनोविज्ञान में 2 अध्ययन प्रणालियां, समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का प्रचलन आरंभ हुआ और बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, आगे आपको लिखना है, हरलाक ने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी was changed to child development to emphasize that the focus was now on the pattern of the child development rather than certain aspects
ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक होगा। ठीक है, जहां युवा अवस्था को युवक या फिर व्यक्ति का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो यद्यपि सेक्स की दृष्टि से परिपक्व होता है। ठीक है, परंतु उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित उत्तरदायित्वों, अधिकारों और सुविधाओं को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता है। उपयुक्त वर्णन से अब स्पष्ट हो गया है कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग मुख्यतः इस कारण से होने लगा कि बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधानों का आवश्यकता थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ये वाला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, आई होप ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्या उसी में आपको वो आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि डिंब अवस्था पर टिप्पणी लिखिए। डिंब अवस्था पर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि यह अवस्था बीजा अवस्था भी कहलाती है, जिसकी अवधि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक होती है। ठीक है, इस अवस्था में प्राणी जो अंडे की शक्ल का होता है युक्ता कहलाता है, जिसका आकार पिन की हेड के बराबर होता है। ठीक है, इसके आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है क्योंकि इसे माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता है। आवेग में पाया जाने वाला योक नामक पदार्थ ही इसका आहार होता है। ठीक है, कोष्ठ विभाजन की क्रिया युक्ता के अंदर चलती रहती है, परंतु युक्ता से बाहर से कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। यह गर्भधारण के बाद गर्भाशय में लगभग 1 सप्ताह तक तैरता रहता है। लगभग 10 दिनों में यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और आकार के लिए यह माँ के आहार पर आश्रित हो जाता है। ठीक है, परंतु माँ के गर्भाशय की दीवार से यह उस समय चिपक नहीं पाता है जब उसकी थायराइड या फिर पिट्यूटरी ग्रंथियां अनुपयुक्त ढंग से कार्य करती हैं। इस अवस्था में कुछ ही दिनों तक थोक पदार्थ युक्ता से समाप्त हो जाता है और युक्ता मृत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिंब अवस्था का जो जवाब था वो आपको कुछ इस प्रकार से दे देना था। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। दूसरा का आपने देख लिया, पहला और दूसरा उसमें जो अथवा करके दिया था। इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर भी प्रश्न पूछा जाएगा कि शैशवावस्था की विवेचना कीजिए। क्या करना है? शैशवावस्था का विवेचन करना है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि नवजात शिशु के संवेग की विवेचना करनी है। क्या करनी मेरे प्यारे दोस्त? नवजात शिशु के संवेग की विवेचना करनी है। ठीक है, तो चलिए आप पहले देख लेते हैं शैशवावस्था का विवेचन। ठीक है, इसमें आपको कुछ जवाब इस प्रकार से देना होगा कि व्यक्ति के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था है। जन्म से लेकर 5 वर्ष अथवा 6 वर्ष की आयु तक बालक के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे देती है। ठीक है, आगे इस अवस्था में शिशु का व्यवहार निर्देशात्मक होता है, मतलब संकार के क्या बोलते हैं, इशारे में कोई बात वो कहता है। ठीक है, उसके बाद यह काल्पनिक जगत में विचरण करता है। ठीक है, और अपने आप से अधिक प्रेम करता है। इस अवस्था में बाह्य वातावरण से अनुकूल करना सीखता है और इस अवस्था में बालक का शारीरिक और बौद्धिक विकास भी तेजी से होता है। ठीक है, आपके एक आ जाते हैं। एडलर महोदय ने इस अवस्था को अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानते हुए लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषताएं क्या है? शारीरिक विकास। शैशवावस्था की जो पहली विशेषता क्या है? शारीरिक विकास है। इसमें इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। प्रथम 4 माह में यह जन्म के समय से 2 गुना हो जाता है और 12 माह में इसके भार से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे और शरीर के अंग संतुलित होने लगते हैं। इसके दूध के दांत निकलने लगते हैं। 2.5 वर्ष की आयु में
उसे 2.5 वर्ष की आयु में उसकी बुद्धि का विकास 2/3 हो जाता है। ठीक है, 3 में से 2 उसका विकास हो जाता है और इस अवस्था के समाप्त होते ही शिशु अपने हाथों से काम करना सीख लेता है। दूसरा क्या विकास का इसकी विशेषता है, मानसिक विकास। इसमें आपको लिखना है कि इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी तेजी से होता है। इस अवस्था में विशेषकर ध्यान, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण आदि शक्तियों का विकास होता है। फ्रोबेल महोदय के अनुसार उन्होंने बताया है कि शैशवावस्था में बालक की समस्त मानसिक क्रियाएं तेजी से बढ़ती हैं। वातावरण के मध्य जो भी वस्तुएं मौजूद रहती हैं, बालक उसे समझने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत रहता है। ठीक है, लेकिन तीसरी विशेषता आपको लिखनी है, आत्म प्रेम की भावना। इसमें आपको लिखना है, ये हेडिंग डालनी है, तीसरी आत्म प्रेम की भावना। इसमें आपको लिखना है, शैशवावस्था में बालक किसी भी बात को बहुत जल्दी सीखता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? बहुत जल्दी सीखता है। और उसके बाद लिखना है, इस संबंध में गैसल महोदय ने बताया है कि बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। क्या? जो प्रथम के 6 वर्ष के बाद 12 वर्षों से 2 गुना क्या कर लेता है? सीख लेता है। फिर आगे आपको जब चौथी नंबर हेडिंग डालनी है, विकास, जिज्ञासा का विकास। इसके अंदर क्या हो जाता है? जिज्ञासा का विकास हो जाता है। ठीक है, उसमें आपको लिखना है कि इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। कौन सी वस्तु क्या है, इसे जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। फिर आगे आपको लिखना है, तथा उस वस्तु के संबंध में कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्न पूछने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक शिशु नवीन बातों की जानकारी के लिए कुछ उत्सुक रहता है। उसे हमेशा नई वस्तु देखने की इच्छा रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये शैशवावस्था की विवेचन था, ये आपका यहीं पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त होता है और आप इसके बारे में भी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला आपसे प्रश्न पूछ ले रहा है। मान लीजिए वो आपको आता था तो आपको बताना था, अगर नहीं आता था तो आपको फिर से दूसरा प्रश्न दे दिया गया है कि नवजात शिशु के संवेग की विवेचना कीजिए। जो नवजात शिशु होता है उसके संवेग का मतलब होता है इमोशन। तो इमोशन के बारे में आपको क्या करना है, वो विवेचना करनी है। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि नवजात शिशु के संवेग के संबंध में जो अध्ययन हुए हैं वे कम हैं। ठीक है, वे क्या हैं? कम हैं। परंतु जो भी अध्ययन हुए हैं वो विस्तृत अधिक हैं। वो क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। वाटसन के अनुसार देखें तो शिशु के जन्म के समय या जन्म के कुछ समय बाद 3 संवेग पाए जाते हैं। वाटसन का यह भी विचार है कि क्या मेरे प्यारे दोस्त, यह संवेग कुछ विशिष्ट उद्दीपकों के द्वारा शिशुओं में उत्पन्न किए जाते हैं। वाटसन के द्वारा बताए हुए 3 प्रमुख संवेग इस प्रकार से हैं, भय, क्रोध और प्रेम। ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद वैकविन का विचार है कि नवजात शिशुओं के संवेगात्मक अनुक्रिया अत्यधिक विकसित होती है। इसके अनुसार जो नवजात शिशु गर्भाकालीन अवस्था से पूर्ण किए बिना उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें भी समान प्रकार की संवेगात्मक अनुक्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है, हरलॉक का विचार है कि आशा करना अतार्किक होगा कि जन्म के समय संवेगात्मक अवस्था पूर्णतः परिभाषित होती है, वैसे ही जैसे विशिष्ट संवेगों की। ठीक है, आगे आपको लिखना है वो लाइन छोड़ के कि अनेक आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि नवजात शिशुओं में निश्चित संवेगात्मक प्रतिमान नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनमें संवेगात्मक अनुक्रियाओं के नाम पर केवल 2 प्रकार की अनुक्रियाएं पाई जाती हैं। प्रथम प्रकार की अनुक्रिया सुखात्मक अनुक्रिया है। ये अनुक्रियाएं बालक के स्तनपान करते समय दिखाई देती हैं। ठीक है, या बालक को अच्छी तरह से गोद में लेते समय। दूसरे प्रकार की संवेगात्मक अनुक्रिया असुखात्मक अनुक्रिया है। यह अनुक्रिया शिशु के उस समय करता है जब अचानक उसे गलत तरीके से उठा लिया जाए, अथवा किसी प्रकार से मतलब लिटाया जाए, या तेज शोरगुल हो, तो उसको क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसको असुखात्मक अनुक्रिया वो करने लगता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि सुखात्मक अनुक्रिया की अपेक्षा असुखात्मक अनुक्रिया शिशु अधिक स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है, जब माँ शिशु को स्तनपान कराना समय से पहले ही छुड़वा देती हैं, तब उसे स्तनपान के स्थान पर बोतल पान
मेरा मेरा मतलब ये है यहाँ पे बोतल पान का ये हुआ जो आप निप्पल वगैरह पिला देते हैं ना, वो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो बोतल पान से प्राकृतिक संतुष्टि ना मिलने के कारण बालक माँ के स्नेह और प्रेम का भी भूखा रह जाता है। इस प्रकार के बालक में प्रेम संवेग का विकास सामान्य रूप से नहीं होता है। आधुनिक युग में अनेक स्त्रियां अपने नवजात शिशुओं को इसलिए स्तनपान नहीं कराती हैं कि उनके स्तनों की आकृति बढ़ जाएगी, परंतु यह सत्य नहीं, भ्रामक है। क्या ये सत्य नहीं है? क्या है? एक गलत है, भ्रम है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जो माताएं अपने शिशु को जितना अधिक स्तनपान कराती हैं, उसके स्तनों और उसकी योनि यानी भग का आकार सुदृढ़ होता है। ठीक है, आगे जब माताएं अपने रोते हुए शिशु को व्यस्तता के कारण परिवार के अन्य लोगों को चुप करने के लिए दे देती हैं, या बच्चे की देखभाल करने वाली आया को चुप करने के लिए दे देती हैं, तो वह बहुधा शिशुओं को डरा धमकाकर चुप कराते हैं। ऐसे में बालक में भय संवेग की अति विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि माता की व्यस्तता या अन्य किसी कारणवश नवजात शिशु का लालन पालन सही ढंग से नहीं हो पाता है। नवजात शिशु यदि रो रहा है तो रोते रोते स्वयं चुप हो जाता है। इस प्रकार की अवस्थाएं बालक में भय, असुरक्षा और नैराश्य की भावना उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये नवजात शिशु के संवेग के बारे में था, यहाँ पे इसकी विवेचना के बारे में आपका हो गया है। ठीक है, तो ये 3 नंबर भी प्रश्न आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अब चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि रोग निरोध का विवेचन कीजिए। क्या आपको करना है? रोग निरोध का विवेचन करना है। तो आपका जवाब इस प्रकार से होना चाहिए कुछ कि जिन परिवारों में स्वास्थ्य के महत्व को समझा जाता है, उनमें परिवार के समस्त सदस्यों विशेषकर शिशुओं की अवस्था की सुरक्षा के लिए और उन परिस्थितियों के लिए परिस्थितियों के निवारण के लिए जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, सतर्कता बरती जाती है। बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए होने पर रोग का उपचार कराने की अपेक्षा उनके शरीर में रोगों का निवारण करने की शक्ति उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। किसी भी रोग को रोकने की, आपको वाली लाइन छोड़ देनी, फिर दूसरे लाइन से लिखना है, किसी भी रोग को रोकने की सबसे अधिक व्यवहारिक विधि रोग निरोध है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? रोग निरोध है जब किसी रोग के मृत या संपोषित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मृत या संपोषित जीवाणु को शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि उस रोग के कीटाणु से संघर्ष करने की शारीरिक क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है, जब ये आंशिक रूप से पूर्ण रूप से मृत संक्रामक अभिकरण शरीर में प्रवेश पाते हैं, तो यह विशिष्ट रोग हुए बिना ही शरीर में की रोग निरोधकता को उत्तेजित कर देते हैं। ऐसा करने से रोग निरोधकता इतनी अधिक क्रियाशील हो जाती है कि यदि शरीर पर रोग संक्रमण भी करें तो किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना ही रोग समाप्त हो जाते हैं। इस तरह रोग निरोध कई लाभ है। ठीक है, रोग निरोध के कई लाभ हैं। आगे आपको लिखना है, कई रोगों में शरीर को सुरक्षित रखने का यह सबसे अधिक और महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, वो लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना है, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व अधिक रोग निरोध टीके नहीं मिलते थे। ठीक है, उस समय व्यक्ति चेचक, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति जो है वो चेचक, उसके बाद टाइफाइड, ज्वार आदि रोगों का शिकार अत्यंत सरलता से हो जाता था, परंतु जब इन रोगों का कुछ प्रगतिशील देशों में अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है, हमारे देश में भी इन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु गांवों में इस बारे में असंतोषप्रद प्रयत्न नहीं किए जाते हैं। ठीक है, क्या संतोषप्रद प्रयत्न नहीं किए जाते हैं? प्रत्येक माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को रोग निरोधक टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं, इसका पता लगाए रखना चाहिए। अगर नहीं लगे हैं तो उसको लगवाना चाहिए। ठीक है, आगे आपको चेचक का टीका एक हेडिंग डाल देनी है, फिर उसमें आपको लिखना है, ये सबसे अधिक प्रचलित टीका है, जन्म के बाद किसी भी समय टीका लगाया जा सकता है। वैसे सामान्य बच्चे को
3 माह के होने से पहले ये टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, आरंभिक वाह, क्या आरंभिक वाह की ऊपरी, आरंभिक वाह की जो स्टार्टिंग की वाह है उसकी ऊपरी भाग में लगाया जाता है। ठीक है, इस टीके को लगाने पर टीके का स्थान सबसे पहले लाल हो जाता है, फिर सूज जाता है, इसके बाद सफ़ेद छाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद खुरंड, क्या खुरंड के रूप में मतलब थोड़ा बहुत क्या हो जाता है उसमें एक छोटा सा आपने देखा होगा पापा वगैरह की, अगर आपने बाहों में देखा होगा तो वहाँ पे उनके थोड़ा बना रहता है। ठीक है, तो उस तरीके में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और 1 से 2 सप्ताह में गिर जाता है। आगे आपको लिखना है कि अगर छाला नहीं पड़ता तो पुनः टीका लगाया जाना चाहिए। टीके लगाने के 7वें या 10वें दिन बच्चे को हल्का या तीव्र बुखार हो सकता है। ठीक है, और वह खाना पीना सोना छोड़ देता है। यदि ऐसी स्थिति में थोड़ी सी क्या एस्पिरिन 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 या ऐसी एस्पिरिन या ऐसी ही अन्य कोई दवा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। जब तक छाला फूटे नहीं तब तक बच्चे को नहलाने चाहिए। ठीक है, परंतु जब छाला फूट जाए तो उसे स्प्रिट से धोना चाहिए, उसे गीले होने से बचाना चाहिए और उस पर पाउडर छिड़कने या किसी तरह का मरहम लगाने की आवश्यकता नहीं है। चेचक का टीका किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। जो बच्चे दांत खाज से पीड़ित हों उसे चेचक का टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राथमिक टीके के पश्चात 3 वर्ष की समयावधि में गौड़ टीका लगा देना चाहिए। इसके बाद भी प्रत्येक 1 से 3 वर्ष की समयावधि के बाद भी टीका लगवाते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, रोग निरोधक की विवेचना आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, अब आपको आता ही होगा, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि माँ की संवेगात्मक अनुभूति पर टिप्पणी लिखिए। जो माँ की संवेगात्मक अनुभूति होती है उस पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो इसका जवाब आपको किसी प्रकार से देना होगा कि गर्भवती स्त्री की संवेगात्मक अनुभूतियों का गर्भस्थ शिशुओं के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्रियां जो अपने गर्भधारण से प्रसन्न नहीं हैं उन्हें अक्सर इस अप्रसन्नता के कारण उल्टी होने लगती है जो या जी मिचलता रहता है। कई बार यह भी देखा गया है कि गर्भवती स्त्रियां जब गर्भधारण पर प्रसन्न नहीं होती हैं तो गर्भ गिरने के लिए दवाइयों का प्रयोग करती हैं। इस अवस्था में जब गर्भ सफलता से नहीं गिरता है तो कई बार देखा गया है कि असफल गर्भपात से गर्भस्थ शिशु के शरीर और मानसिक विकास में विकार आ जाते हैं। एक अध्ययन में यह देखा गया है कि गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्थाओं में गर्भवती स्त्रियों की संवेगात्मक तनाव अधिक रहता है और अधिक दिनों तक रहता है। ठीक है, अधिक दिनों तक रहता है तो इसके ही गर्भस्थ शिशुओं के विकास पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन गंभीर परिणामों में बालक के शारीरिक और मानसिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अध्ययन में यह देखा गया है कि इस अवस्था में उत्पन्न बालकों में जन्मों उपरांत समायोजन संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं। एक अन्य अध्ययन में यह देखा गया है कि गर्भवती स्त्री यदि गर्भकालीन अवस्था में अधिक चिंतित रहती है तो ऐसी स्त्रियों से उत्पन्न बालक अपेक्षाकृत कम बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए और खुश रहना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे के ऊपर कम प्रभाव पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे 5वां नंबर प्रश्न पूछ ले रहा मेरे प्यारे दोस्त कि बच्चा में भाषा का विकास कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो करिए, नहीं तो अथवा करके इसमें भी आपको एक प्रश्न और दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि
कल्पना और प्रत्यक्षीकरण में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं क्या बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि बच्चों में भाषा का विकास जितना तीव्र होता है उसका बौद्धिक विकास भी उतना ही तीव्र होता है। बच्चे का भाषा का विकास जितने शीघ्र होता है उतने ही शीघ्र वह दूसरी बातों को समझने लगता है। जिन बच्चों का भाषा विकास धीमी गति से होता है वे मंद बुद्धि के होते हैं। बच्चे की पहली भाषा उसका रोना या मुस्कुराना होता है। ठीक है, जन्म के पश्चात किसी भी प्रकार का गोद में या पेट में गोद तथा पेट में भरा रहने पर बच्चा मुस्कुराना और हंसता रहता है। जन्म के समय तथा बाद में भी 2 से 3 माह तक बच्चे की भाषा यही होती है। 2 से 3 माह में बच्चा अपने मुंह से कबूतर की गुटरू गूं के समान शब्द निकलता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। बच्चा प्रसन्न होने या जब बच्चे की से बात किए जाए तब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, जमाई लेते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं। छींकते समय बच्चा कुछ आवाज़ें निकालता है। इनमें से कुछ आवाज़ों का प्रयोग बच्चा करता रहता है, इनमें से कुछ आवाज़ें बाद में बंद हो जाती हैं। ठीक है, इन आवाज़ों के निकलने से बच्चे के स्वर में परिपक्वता आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, बच्चे की यह आवाज़ें उम्र ढलने के साथ साथ स्पष्ट होने लगती हैं। इन आवाज़ों में स्वर तथा व्यंजन सुनाई पड़ने लगते हैं। इस क्रिया को प्रोनुंसिएशन में दिक्कत है तो बबलना, ठीक है, क्या बबलना कहा जाता है। ठीक है, बबलना प्रक्रिया दूसरे माह की क्रिया आरंभ होती है। 7 से 8 माह तक के अंत तक बबलने की आवाज़ शब्दों में बदल जाती है। अक्सर बच्चा अपनी आवश्यकताओं को अपने स्वभाव से भी प्रकट करता है। जैसे जो वस्तु बच्चे को नहीं चाहिए उसे वह अपने हाथों से पीछे कर देता है। उसी प्रकार से उम्र बढ़ने के साथ साथ वह अपने हाव भाव प्रकट करता है। ठीक है, बच्चा दूसरे की नकल कर जल्दी बोलना सीखता है। प्रारंभ में बच्चा स्वयं अपनी ही नकल करता है, अपनी ही आवाज़ को बराबर निकालता है। इसके पश्चात बड़ों की नकल करने लगता है। बच्चा शुरू से ही नहीं बोल पाता है, बार बार दोहराने पर शुद्ध बोलने लगता है। बच्चे भाषा का प्रयोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वह अपनी भाषा के ज्ञान द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने का प्रयास करते हैं। 5 से 6 माह के बच्चे को यदि ना सुलाया जाए तो वह कई आवाज़ें निकालकर पास खड़े व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, फिर भी बुलाने पर रोने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रहा क्या मेरे प्यारे दोस्त, बच्चे के भाषा का विकास वाला था, ये आपका यहीं पे संपन्न हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे तो आपका जो है ये पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अथवा करके जो दिया था कल्पना और प्रत्यक्षीकरण में आपको अंतर बताना है, तो आपको एक तरफ लिख देना रहेगा कल्पना। ठीक है, ऐसे बीच में एक लाइन खींच देनी रहेगी। इस तरफ आपको कल्पना लिख देना रहेगा और इस तरफ आपको प्रत्यक्षीकरण लिख देना रहेगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्यक्षीकरण लिख देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 1 नंबर डालना रहेगा इसमें और वहाँ पे लिखना रहेगा, कल्पना के नीचे लिखना रहेगा कि यह एक मानसिक योग्यता है। ठीक है, फिर इसके प्रत्यक्षीकरण के आगे 1 डालना रहेगा और यहाँ पे लिखना रहेगा या मध्यस्थ का काम कर सूचना एकत्र करने की व्यवस्था है। ठीक है, फिर कल्पना के नीचे दूसरा नंबर डालना रहेगा, इसमें लिखना रहेगा इनमें पुराने अनुभवों को नए रूपों में सजाते संवरते हैं। ठीक है, फिर दूसरा नंबर प्रत्यक्षीकरण में डालना रहेगा, इसमें पुराने अनुभवों का वास्तविकता जानकर ज्ञान अर्जित करते हैं। तीसरा नंबर कल्पना में डालना रहेगा और लिखना रहेगा यह एक रचनात्मक और सृजनात्मक क्रिया है। प्रत्यक्षीकरण में तीसरा डालकर इसके द्वारा वातावरण में परिवर्तन का ज्ञान होता है। चौथा नंबर कल्पना में डालकर लिखना है कि पुराने
अनुभवों से प्राप्त सामग्री द्वारा नवीनता के साथ पुनर्गठन है। और उसके बाद चौथा प्रत्यक्षीकरण में डाल के आपको लिखना है कि पुराने अनुभवों के प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या पुराने अनुभवों तो प्रयोग में लाए जाते हैं, पर पुनर्गठन में नवीनता हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ये था कल्पना और प्रत्यक्षीकरण, ये वाला प्रश्न यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न भी आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब छठा नंबर प्रश्न की ओर आपकी बारी है। छठा नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न भी यहाँ पे भी पूछे गए हैं। कुंठा से आप क्या समझते हैं बताना है। फिर उसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर संक्षिप्त में आपको क्या लिखनी है मेरे दोस्त, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो पहला हम जानने का प्रयास करते हैं कुंठा के बारे में। ठीक है, कुंठा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुंठा क्या है, इसमें आपको लिखना रहेगा कि मन का विचार है कि कुंठा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार की संतुष्ट के कठिन अथवा असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। कुंठा शब्द के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है। इसके मुख्यतः 3 अर्थ लगाए जाते हैं जो कुंठा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका फ्रस्ट्रेशन। क्या, फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन। इसमें आपको लिखना रहता है कि ये हेडिंग डाल देनी रहेगी, इंग्लिश में है। उसके बाद आपको इसका लिखना रहेगा क्या मेरे प्यारे दोस्त इसमें, कि मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि कुंठा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में ये परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जैसे जिनका आंशिक या पूर्ण भौतिक बाधाएं हों। ठीक है, उसके बाद जिसमें पुरस्कार समाप्त या कम किया गया हो। उसके बाद प्रत्युत्तर क्रम के आरंभ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्युत्तर क्रम के आरंभ होने या पूर्ण होने में देर की जाए। उसके बाद आपको जब सफलता की आशा हो। ठीक है, उसके बाद तब असफलता अथवा दंड प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना। फिर दूसरी हेडिंग आपको डालनी रहेगी कौन सी, फ्रस्ट्रेटिंग स्टेज। इसमें आपको लिखना रहेगा कि कुंठा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुंठा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां जीवन में कुंठा की दशा उत्पन्न करती हैं। व्यक्ति में कितनी कुंठा उत्पन्न होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि कुंठा की परिस्थिति कितना शक्तिशाली है। अधिक शक्तिशाली अधिक शक्ति वाली परिस्थितियां अधिक मात्रा में कुंठा उत्पन्न करती हैं। भिन्न भिन्न कुंठा परिस्थितियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न मात्रा में कुंठा उत्पन्न करती हैं। कुंठा की दशा का मापन प्रत्यक्ष और मात्रात्मक रूप से संभव है। इसका मापक त्वक प्रत्युत्तर क्रिया का नाड़ीगत द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग डालनी रहेगी, रिएक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसमें आपको लिखना रहेगा कि कुंठा के प्रति प्रतिक्रियाओं में जितना कुंठा प्रक्रियाओं का अध्ययन विस्तार से किया जाता है वह निम्न प्रकार से है। कौन कौन सा है, निम्न प्रकार से है। आपका पहले लिख रहा है एग्रेशन, रिग्रेशन एंड फिक्सेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको लिखना रहेगा कि उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुंठा केवल आवश्यकताओं या इच्छाओं की निष्फलता ही नहीं, कुंठा का अर्थ इससे कहीं अधिक विस्तृत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुंठा के बारे में बता देना रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना रहेगा कि प्रयोग में बच्चों के एक फिल्म दिखाई। क्या, प्रयोग में बच्चों के एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति अपने व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, फिल्म के 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और इस व्यवहार के लिए उसे दंड दिया जाता था। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को ना ही पुरस्कृत किया जाता था और ना ही दंडित किया जाता था। फिल्म को प्रत्येक बच्चों ने देखी और देखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमने शायद जो है बता दिया है तीनों। ठीक है,
उसके बाद क्या बोल लिखना है कि फिल्म को प्रत्येक बच्चों को दिखाने के बाद प्रत्येक बच्चे को उन्हीं परिस्थितियों में रखा गया जिन परिस्थितियों से संबंधित उन्हें फिल्म दिखाई गई थी। इन परिस्थितियों में रखकर बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण कर यह देखा गया कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद आगे आपको लिखना है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांतों में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व दिया है, वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लघु उत्तरीय वाला प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। लघु उत्तरीय का पूरा प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। जैसे ही लघु उत्तरीय समाप्त होता है आपको खंड सा दे दिया जाता है, और खंड सा का मतलब आपको सभी को पता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें भी नोट करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इसमें लिखा जाता है कि केवल आपको 2 प्रश्न के जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आपके प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के जवाब क्या करने रहते हैं, देने रहते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है कि बाल अध्ययन का उद्देश्य क्या है, बाल अध्ययन की विभिन्न विधियां समझाइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न यानी 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गर्भकालीन शारीरिक विकास के बारे में समझाइए। ठीक है, उसके बाद जो 9वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बचपना अवस्था में क्रियात्मक विकास को समझाइए। 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि समायोजन का अर्थ बताइए तथा इनकी क्रिया को समझाइए। समायोजन कितने प्रकार से होता है तथा समायोजन के तरीके समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको केवल 2 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। अगर हम इन चारों को बताने में फंसेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिए जाएंगे और एक प्रश्न को बताने में मिनिमम जो है आधे घंटे का समय लगेगा। तो 4 प्रश्नों को बताने में 2 घंटे लगेगा और 1 घंटा करीब अभी पूरा होने वाला है। तो 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो आप भी पूरा नहीं देख पाएंगे और शायद अभी से ही मेरा मन थोड़ा जो है क्या बोलते हैं डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।